तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंसेप्ट विद अर्जुन में। कल की टॉपिक में हमने पढ़ा था गोलीय पृष्ठों द्वारा प्रकाश का परावर्तन। उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, कल के टॉपिक में हमने गोलीय दर्पण क्या होता है और उसके टर्म्स क्या होते हैं उसको समझाया था। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चले कि कंसेप्ट विद अर्जुन नामक यूट्यूब चैनल पर आपका बोर्ड पेपर का 1 शॉट रिवीजन क्लास 10th का करवाया जा रहा है। ठीक है, हम लोगों का जो लक्ष्य है वो है आपका यूपी बोर्ड, जो कि 22 फरवरी से पेपर होने वाला है यूपी बोर्ड का। उससे पहले 1 शॉट के माध्यम से, 1 शॉट रिवीजन के माध्यम से हम लोग आपका पूरा का पूरा साइंस कवर कर लेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग फिजिक्स आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर करेंगे। तो आज इसी को हम लोग आगे पढ़ते हैं कि गोलीय आपका दर्पण जो है उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और उसके नियम क्या होते हैं, सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, क्या होने वाला है? गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। बहुत ही आसानी से हम लोग इसे प्रतिबिंब का बनना, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, यहाँ पे का बनना ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आपका 2 प्रकार के दर्पण हमने कल पढ़े थे। हमने क्या पढ़ा था? 2 प्रकार के दर्पण पढ़े थे। कौन कौन? एक हमने पढ़ा था अवतल दर्पण और एक पढ़ा था आपका उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या था? दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो रहा था। उत्तल में क्या हो रहा था? उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो रहा था। तो इसी में हम जानेंगे और ये भी जानेंगे, कल की टॉपिक में हमने ये भी पढ़ा था कि जो अवतल दर्पण है वो दर्पण में मेन भूमिका निभाता है। ये जो उत्तल दर्पण है ये केवल थोड़ा सा रोल निभाता है, इसको न के बराबर पूछता है यूपी बोर्ड। ठीक है, तो हम लोग पूरा का पूरा फोकस जो रखेंगे वो अवतल दर्पण पे रखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि प्रकाश को द्वारा प्रतिबिंब के बनने का नियम क्या होता है। पहले देखेंगे अवतल दर्पण से। तो अवतल दर्पण यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, अवतल दर्पण। अब इसके द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। और इससे पहले आपको कुछ नियम जानना पड़ेगा। आपको 3 नियम पता होने चाहिए प्रकाश के बारे में। क्या नियम होता है इसको देख लेते हैं। जैसे हमने अवतल दर्पण इस तरीके से बना दिया, ठीक है। इस तरीके से यदि हम अवतल दर्पण बना दें तो हमने यहाँ पे आपका ध्रुव हो जाएगा। कल की वीडियो में हमने बताया था आपको, और अभी तक नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो जाके उसे ज़रूर देखिए। आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। यहाँ पे आपका क्या होता है? यहाँ पे होता है आपका मुख्य फोकस। उसके बाद जो यहाँ पर होता है वो होता है आपका वक्रता केंद्र। कल की वीडियो में ये सारे टॉपिक हमने कवर कर दिया था कि कौन सा ध्रुव होता है, ध्रुव क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है। कल की वीडियो में हमने क्या किया था, कवर कर दिया था। नहीं देखे हैं तो जाकर उसे ज़रूर देखिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो देखिए, आज इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो कौन कौन सी घटना होगी। तो देखिए, जो हमारा पहला नियम होता है वो ये होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात, यहाँ पर आएगी दर्पण से टकराएगी, तो दर्पण से टकराने के पश्चात वो क्या करती है, मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। हमारा जो पहला नियम है वो यही है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। ठीक है, अथवा ये तो हो गया आपका अवतल दर्पण में, साथ साथ उत्तल दर्पण को भी लेते चले तो अच्छा होगा। इधर हम लिख लेते हैं उत्तल दर्पण। देखिए, उत्तल दर्पण, यहाँ पे हम उत्तल दर्पण का चित्र बना देते हैं। ये रहा आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, ये देखिए हमारा क्या है, उत्तल दर्पण।
और कापी कलम एकदम लेके बैठिए। जैसे हम यहाँ पे हेडिंग वाइज हेडिंग बता रहे हैं और मुंह से बोल रहे हैं, वैसे आप अपने दिमाग में पूरा का पूरा चीज़ बैठाइए और जो जो इम्पॉर्टेंट हो उसको आप रफ़ कॉपी में लिखिए, तब जाके आपका रिवीजन होगा। रिवीजन करने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि माइंड में पूरा चीज़ बैठाए हैं और जो मेन लगा उसी को हम लिख दिए। देखिए, उत्तल दर्पण लिख लिए, यहाँ पे इसका ध्रुव हो गया, यहाँ पर हो गया मुख्य फोकस और यहाँ पर हो गया वक्रता केंद्र। अब जब इतना हो गया तो इसमें क्या होता है कि देखिए, इसमें हमने क्या बताया था? इसमें हमने बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि दर्पण के मुख्य फोकस से चली नहीं जाती, आती हुई प्रतीत होती हैं। आप कहोगे आती हुई कैसे प्रतीत होती है? तो हम आपको चित्र के माध्यम से दिखाते हैं। देखिए, इसमें भी क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चलेगी, दर्पण से टकराएगी। दर्पण से टकराने के पश्चात क्या होता है, इसका गुण ये प्रकाश को फैला देता है। तो ये प्रकाश किरण क्या होगी, इस तरीके से फैल जाएगी। जब ये प्रकाश किरण फैल गई तो क्या करते हैं, ये तो मुख्य फोकस से नहीं गई, तो इसको डॉटेड डॉटेड पीछे ऐसे मिलाया जाता है। ऐसे मिला दिया गया तो देख रहे हैं, अगर इस किरण को भूल जाए, इस प्रकाश किरण को मान लेते हैं है ही नहीं, इस तरीके से ढक दे इसको, तो आप देखोगे कि ये प्रकाश किरण ऐसा लग रहा है कि यहीं से निकल रही है और ऐसे जा रही है। तो परिभाषा में क्या कहा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं अथवा मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ये था आपका पहला नियम, प्रतिबिंब बनने का। अब इसको दूसरा नियम देख लेते हैं। देखिए, दूसरा नियम देखने से पहले इसको हमको इरेज करना पड़ेगा, ये वाला एरिया, और इस वाले एरिया को यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको इरेज कर देते हैं, और जब तक इरेज करते हैं आप अपना काम करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आ रही तो इसे लाइक करके हमें मोटिवेट करिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। देखिए, यूपी बोर्ड जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछता, बहुत सरल भी नहीं पूछता, एकदम आसानी से प्रश्न पूछेगा, एकदम मीडियम क्वालिटी का। और अब तो आपका एकदम सिलेबस भी रिड्यूस कर दिया है, मतलब बहुत छोटा कर दिया है। पहले का सिलेबस जो था वो बहुत बड़े होते थे। पहले का यदि आप क्वेश्चन देखोगे तो आप कहोगे ये तो 11th में मिलेगा, लेकिन वो पहले 10th में ही लगता था। जैसे आप मैथ में ट्रिग्नोमेट्री देखोगे तो अब बहुत सरल है। अगर यही आप 2019 का उठा के देखोगे, हालांकि 2019 से नहीं, 2018 से तो चेंज हो गया था शायद सिलेबस, 2018 के पहले देखते तो बहुत ज़्यादा सिलेबस आपका लेंदी था, लेकिन अब क्या कर दिया, एकदम शॉर्ट कर दिया। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, दूसरा नियम पढ़ते हैं। पहला नियम पढ़ लिया। पहला नियम क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं वो आपका मुख्य फोकस होता है। तो ये नियम तो था हमारा कौन सा, पहला नियम। लेकिन दूसरा नियम आपका क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है, पहले दोनों दर्पण बना लेते हैं। ये हमने क्या बना लिया, दर्पण। ये कौन सा दर्पण है कमेंट करके बताइएगा तो। और ये रहा आपका एक अलग दर्पण। बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा हम लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ों का आपका जो निचोड़ है इस वीडियो में दिया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर हो गया आपका ध्रुव, यहाँ पर हो गया मुख्य फोकस, और यहाँ पर हो गया वक्रता केंद्र। इधर हो गया ध्रुव, इधर हो गया आपका फोकस, और इधर हो गया वक्रता केंद्र। जो हमारा दूसरा नियम होता है वो जस्ट पहले का अपोजिट होता है। पहले का अपोजिट मतलब, देखिए, पहले में कुछ चित्र इस तरीके से बना था, एक रफली चित्र बना देते हैं। देखिए, पहले में चित्र इस तरीके से बना था, प्रकाश किरण ऐसे आ रही, दर्पण से टकराई, मुख्य फोकस से होकर
चली गई। लेकिन इसी का यदि हम तीर उलट दें, देखिए इसका तीर ऐसे उलट दें और अब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है, तो ये मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर। यही दूसरा नियम है और कुछ नहीं है। इसको समझ लेते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि मुख्य फोकस से होकर, जैसे मुख्य फोकस से होकर अथवा मुख्य फोकस से निकलने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो जैसे ये दर्पण से टकराएगा तो टकराने के बाद क्या हो जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर। ये तो रहा अवतल और ये रहा आपका उत्तल। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों दर्पण पता होंगे। तो देखिए हमने नियम क्या बताया, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें यदि दर्पण से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अवतल में, उत्तल की बात करते हैं तो मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें आपका दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। क्या था नियम, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं अवतल में, और मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात आपका मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। आपका दूसरा नियम खत्म हो गया। बढ़ते हैं अपने तीसरे नियम पर। तीसरा नियम भी बहुत ही सरल है और यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हम इसके बाद इसको इरेज कर देंगे। देखिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब बढ़ते हैं इसको इरेज करने की तरफ, और इरेज करके हम लोग क्या करते हैं, बढ़िया से तीसरा नियम समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए तीसरा नियम जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे और आराम से पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा, हम तो कहते हैं बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे टॉपिक जो हैं इस चैनल पर क्लियर ही हो रहे हैं। और देखेंगे आप वीडियो तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम पूरा का पूरा चित्र के माध्यम से बता रहे हैं। तो यहाँ पे फिर हम लोग बनाते हैं आपका कौन सा दर्पण, ये बन गया आपका। अब आपको पता ही होगा कौन सा दर्पण बना है, और ये भी पता है आपको कौन सा दर्पण बना है। अच्छा देखिए, कभी कभी क्या होता है, जो टीचर होते हैं हमारे, वो आपको फंसाने के लिए कुछ ऐसा पूछेंगे ना कि आप बता ही नहीं पाओगे। मतलब जानते तो रहोगे लेकिन बता ही नहीं पाओगे। ऐसा क्या पूछते हैं, जैसे देखिए आप लोग इसे अवतल जानते हो, इसे उत्तल जानते हो, लेकिन टीचर खड़ा करके पूछा कि ये बताइए अपसारी दर्पण क्या होता है और अभिसारी दर्पण क्या होता है। आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए सन्न हो जाएगा। अरे अपसारी अपसारी क्या होता है। तो जो अभिसारी होता है उसमें प्रकाश सिकुड़ता है। तो सिकुड़ता कौन है, अवतल। तो इसको बोलते हैं अभिसारी दर्पण। और अपसारी मतलब प्रकाश को फैलाना। तो ये प्रकाश को फैलाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अपसारी दर्पण। ठीक है, तो इसका अलग भी नाम है। हालांकि देख लेते हैं तीसरा नियम। अब देखिए तीसरा जो नियम होता है वो ये कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात ना तो वो अपवर्तित होती है ना तो इधर उधर मुड़ती है, सीधे वापस लौट जाती है। ठीक है, यानी जब कोई प्रकाश की किरण आपका वक्रता केंद्र से होकर जाता है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। मतलब सीधे आपका उसी माध्यम से, कहने का मतलब है अपने मार्ग पर आया और अपने मार्ग पर ही वापस लौट गया। तो ये होता है आपका तीसरा नियम। ये आपका कौन सा नियम है, तीसरा नियम है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो चलिए इसे इरेज कर देते हैं, एक बार फिर से समझा लेते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे नियम क्या है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात
वापस उसी मार्ग पर लौट जाती हैं। यहाँ पर भी आएगा, टकराएगा, वापस अपने मार्ग पर लौट जाएगा, मार्ग अपना चेंज नहीं करेगा। तो उम्मीद है आपको ये तीसरा नियम समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हम थोड़ा सा हट जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आपके फ़ायदे के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वीडियो को बना रहे हैं। तो आप वीडियो पूरा देखिए, ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी में वीडियो को छोड़ दें और बोर्ड पेपर में आपका नुकसान हो जाए। ठीक है, तो हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे आप कम से कम आपका 90+ ही आए, तो आप अपने गांव का नाम, अपने माता पिता का नाम भी रोशन करें और आगे बढ़ें। तो आपके मित्र भी आपको देख के आपका थोड़ा सा इंस्पायरेशन मिले, मतलब इंस्पायर हो कि हाँ ये लड़का कुछ अच्छा कर रहा है, तो हम भी देख के कुछ अच्छा करें। ठीक है, तो चलिए इसे इरेज कर देते हैं। और जब तक इरेज करते हैं तो आप अपना काम कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में थोड़ा सा हम लोगों को भी मेहनत लगती है। और ये वीडियो आपका रात 12 और 1 के बीच बन रहा है। सोचिए, रात 12-1 बजे हम लोग जाग के इस वीडियो को बना रहे हैं। रूम में कोई नहीं, केवल अकेले हम हैं। सारी सेटअप पूरा का पूरा देख रहे हैं और वीडियो भी पूरा का पूरा देख रहे हैं। 12-1 बज रहा है, तो सोच सकते हैं ठंडी में 12-1 बजे वीडियो बनाना कैसा होता होगा। तो कोई बात नहीं, मेहनत तो चलती रहती है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करिए। देखिए, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा। सबसे पहले अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में 2 दर्पण आएंगे, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो सबसे पहले अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग देख लेते हैं। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में क्या होगा, देखिए उससे पहले आपको एक कंसेप्ट समझाते हैं, दर्शन कोण क्या होता है। अब आप कहो कि दर्शन कोण क्या होता है, ये कौन सा नया कंसेप्ट ला दिए। तो दर्शन कोण क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा हमारी आंख पर जो कोण बनाया जाता है उसे ही हम लोग बोलते हैं दर्शन कोण। ठीक है, और एक बात और समझिए, जैसे मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, आप साइंस का देख रहे हैं तो आप मैथ का भी वीडियो देख सकते हैं। मैथ में एक चैप्टर होगा आपका ऊंचाई और दूरी, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, या त्रिकोणमिति के आधार पर जो त्रिकोणमिति होता है, ऊंचाई दूरी जिसको बोलते हैं, उस पर आपका क्वेश्चन होता है। हालांकि ऊंचाई दूरी ही बोला जाता है, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग या त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। उसमें आप ध्यान से देखना, जब आप सवाल लगाते हो तो आप जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोण बनता है, देखो यहाँ पे 30 अंश बनता है। अब थोड़ा दर्शन कोण समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आप देखोगे कि जैसे हम लोग वस्तु से दूर होते जाते हैं, हमारा कोण का मान कम होता जाता है और वो वस्तु छोटी दिखाई देने लगती है। लेकिन जैसे ही हम वस्तु के पास आते हैं, कोण का मान ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। इस चित्र में ही देख लीजिए, यहाँ पे 60 अंश है और यहाँ पे कितना है, 30 अंश। आप ऐसे सवाल ऊंचाई दूरी में लगाए होंगे, त्रिकोणमिति के बाद वाला जो चैप्टर आया होगा। तो आप ऐसे कैसे रिलेट करेंगे। हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम कहना ये चाह रहे हैं कि अब जब आप दर्पण के करीब जाओगे, इसमें जब आप दर्पण के करीब जाओगे तो आपका जो प्रतिबिंब होगा वो बड़ा बनने लगेगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना था, जब आप किसी दर्पण के, इस दर्पण के, अवतल दर्पण के करीब जाओगे तो ऑटोमेटिक प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा बड़ा बड़ा, और अंत में सबसे बड़ा बनना जाएगा। तो इसी को समझाने के लिए हमने दर्शन कोण बताया। तो दर्शन कोण क्या था, किसी वस्तु द्वारा हमारी आंख पर जो कोण बनाया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं दर्शन कोण। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें कुल कितने स्थितियां हैं जिसके द्वारा हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें आपको पता है कुल 6 स्थितियां हैं, कुल 6 स्थितियां हैं। तो पहली स्थिति क्या है आपका, पहली स्थिति है जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है, अथवा जब वस्तु, देखिए जब वस्तु अनंत पर स्थित हो या अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। और जब वस्तु अनंत पर होती है तो क्या होता है, देखिए
दर्पण बना लिए इस तरीके से, यहाँ पे P, यहाँ पे F कर दिए, यहाँ पे C कर दिए। वक्रता केंद्र से इधर की जो दूरी होती है उसको हम लोग अनंत में काउंट करते हैं। तो जब वस्तु अनंत पे होती है तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणों को माना जाता है कि वो मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी। तो इसको क्या करते हैं, अनंत पर कोई वस्तु मान लेते हैं यहाँ स्थित है, यहाँ से प्रकाश किरणें ऐसे चलेंगी। चलने के बाद क्या होता है, दर्पण से टकराएंगी और टकराने के बाद क्या होगा, मुख्य फोकस से होकर चली जाएंगी। पहला नियम आप याद करिए, अभी इससे पहले पढ़ाए हैं, जस्ट पहला नियम जो था हमारा वो यही है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। तो ये मुख्य फोकस से होकर चली गई और जहाँ पे ये दोनों किरणें आपस में काटती हैं प्रतिबिंब वहीं बनता है। तो यहाँ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर। देखिए जब प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बन गया तो कैसा बनेगा, वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब इसका बहुत छोटा बनेगा, उसके बाद वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, पहली बात तो मुख्य फोकस पर बनेगा, उसके बाद कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उसके बाद उल्टा बनेगा और दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा और क्या बनेगा, दर्पण के सामने और वस्तु से बहुत छोटा, यानी बहुत छोटा आपका प्रतिबिंब बनेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये पहला नियम जो होता है वो समझ में आया होगा। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है अथवा जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर, वास्तविक उल्टा दर्पण के सामने और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। तो आप अगर इसे लिखना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे और दूसरा नियम बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएगा। तो दूसरा नियम जो हमारा होता है वो ये होता है, देखिए दूसरे नियम में क्या होता है, अब हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं वस्तु को अनंत से अपने पास ला रहे हैं। अपने पास मतलब दर्पण के पास। तो जैसे जैसे आप वस्तु को दर्पण के करीब लाते जाओगे प्रतिबिंब बढ़ता जाएगा, मतलब बड़ा बनता जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर आपका ये है अवतल दर्पण, ये रहा आपका ध्रुव, ये रहा फोकस और ये रहा वक्रता केंद्र। अच्छा एक बात और आप थोड़ा सा नोटिस कर लीजिए, आपको थोड़ा एक ट्रिक बता दे रहे हैं। जब आप पेपर में लिखने जाओगे तो कुछ लोग क्या करेंगे, रूल से ये वाला चित्र बनाएंगे अगर पूछ लिया तो, और कुछ लोग क्या करेंगे, पेन से बनाएंगे। तो ये पेन वालों के लिए है कि अगर आप पेन से बना रहे हो तो पहली बात तो इसको मत लिखो और इसको मत लिखो। अब कहोगे कि इसको नहीं लिखेंगे तब पता कैसे चलेगा कोई वस्तु कहाँ है, तो अंदाज़ा लगाओ। मान लेते हैं आपको यहाँ सी लिखना है तो मान लो यहाँ सी लिख दिए, सी मत लिखो। क्यों ना लिखो, अगर वस्तु मान लेते हैं यहाँ रख दिए, ये आपका मान लो कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं जो दूसरा नियम है हमारा, वो क्या है, जब वस्तु को अनंत अथवा वक्रता केंद्र के मध्य रखा जाता है। तो जब वस्तु को कहाँ रखा गया, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य। अब जब आप वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य रखोगे तो यहाँ से प्रकाश किरण चलेगी, चलने के बाद दर्पण से टकराएगी और ऐसे चली आएगी। हो सकता है जहाँ आप यफ लिखो, जैसे हम यहाँ इस वाले बिंदु पर हमने क्या किया, इसको हाईलाइट कर दिया, लेकिन हमारा जो ये लाइन खींचा गया इससे इधर हो गया, तब तो आपका गलती हो जाएगा। तब आप क्या करोगे, उसको काटोगे, रूल वाले क्या करेंगे, मिटाएंगे। तो अगर आप ये हाईलाइट ना किए हो, मान लेते हैं यहाँ पे हमने सिंपल लाइन छोड़ रखा है, तो जहाँ से ये गया बस वहीं पे हाईलाइट करके ऐसे ही एफ लिख देना है, आपका फ़ायदा हो गया, आपको काटना नहीं पड़ेगा और चित्र भी अच्छा बन जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते थे, इसको बताए हैं। तो दूसरा नियम हमारा क्या था, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है। तो जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाएगा तो एक प्रकाश किरण जाएगी मुख्य फोकस से, दूसरा जाएगी वक्रता केंद्र से। और आपको पता है कि वक्रता केंद्र क्या करता है,
प्रकाश किरणों को ना तो मोड़ता है ना तो अपने पास रखता है, जहाँ से गई हो वहीं से भेज देता है इसको वापस। तो यहाँ पर एक दूसरे को ये प्रकाश किरण काट रही है। जब यहाँ पे प्रकाश किरण काट रही है एक दूसरे को, तो यहीं आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो यहीं पे प्रतिबिंब बन गया ऐसे। और ये प्रतिबिंब मान लेते हैं, इसका नाम दिए ए, इसका नाम बी, ये बन गया ए डैश, नहीं ये हो गया आपका बी डैश और ये हो गया ए डैश। तो जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से छोटा बना है, उसके बाद वास्तविक बना है और उल्टा बना है, दर्पण के सामने बना है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जितना हम बोले हैं उतना यहाँ पे लिख देते हैं। तो वस्तु से छोटा, आपको ये लिखना पड़ेगा पेपर में, ठीक है। और वक्रता केंद्र ऐसे लिख देते हैं, सी और एफ के बीच में। हमें पता है कि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है, लंबी हो रही है, बट कोई नहीं, ये आपके पेपर के लिए है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सी और एफ के बीच बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। तो ये रहा प्रतिबिंब की स्थिति। और वस्तु की स्थिति हमने बोला कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे नियम में। तीसरा नियम क्या कहता है, आपका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, अदरवाइज़ हम इसे इरेज कर देंगे। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज। अब देखिए जब इसको आप इरेज कर देते हो तो आपका कौन सा नियम आता है, ये तो दूसरा नियम था। अब जो अगला नियम होगा वो तीसरा नियम होगा। और तीसरा नियम क्या होगा, तीसरा नियम ये होगा कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, सबसे फेमस और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये तीसरा वाला है। ये तीसरा वाला इतना फेमस है कि हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाता है, मतलब कहीं ना कहीं आपको अथवा में भी देखने को मिल जाएगा। क्या कि जब वस्तु को, देखिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अपना जादुई दिमाग चलाएंगे, क्योंकि भगवान ने हमें वही जादुई दिमाग दिया है जिसकी बदौलत हम लोग क्या करेंगे, 90%, 95% अंक पाएंगे, ठीक। और वीडियो में अभी तक रुके हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये तो बहुत गलत बात है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चले कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो देखिए जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है, वक्रता केंद्र पर। अच्छा, वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को रखा जाता है तो इससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, अच्छा इससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या करेंगी, दर्पण से टकराएंगी और मुख्य फोकस से होकर चली जाएंगी। उसके बाद क्या करेंगे, चूंकि अब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही है तो वक्रता केंद्र से तो कोई प्रकाश किरण गुजरेगी नहीं, तो कहाँ से गुजारेंगे हम लोग, आपका मुख्य फोकस से। और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें आपका दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे एक दूसरे को काट रही हैं, तो क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ मैच करा देंगे। तो देखिए अगर हम इसका नाम ए और इसका नाम बी देते हैं तो ये हो जाएगा ए और यहाँ पर हो जाएगा बी डैश। अब थोड़ा चित्र हमारा टेढ़ा बन गया है, कोई बात नहीं, हम लोग मेन कंसेप्ट समझेंगे। हमारा जो चित्र है वो ये दिखा रहा है कि जब वस्तु को आप वक्रता केंद्र पर रखोगे तो इसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। वस्तु को आपने कहाँ रखा, वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। और कैसा बन रहा है, आपका उल्टा बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है। और जो प्रतिबिंब उल्टा बनता है वो वास्तविक होता है, तो वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है और वस्तु के बराबर लंबाई का बन रहा है। तो जितना हम बोले उतना लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर वस्तु के बराबर की लंबाई का
उसके बाद वक्रता केंद्र पर यानी C पर, उसके बाद वस्तु के बराबर लंबाई का हो गया, वक्रता केंद्र पर हो गया, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने। उसके बाद आपका क्या होता है, दर्पण के सामने हो गया और वास्तविक उल्टा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अब ये आपका क्या रहा, तीसरा नियम रहा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज करके अगले नियम पर बढ़ते हैं। तो देखिए जल्दी जल्दी अगले नियम पर बढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगले नियम पर बढ़ेंगे। अगला नियम हमारा क्या है, अगला नियम हमारा ये है कि जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ध्यान से सुनिएगा, जब वस्तु को कहाँ रखा जाए, देखिए चौथा नियम क्या है, जब वस्तु को C और F के बीच में रखा जाए, C और मान लेते हैं एंड लिख दिए, C एंड F के बीच में जब यहाँ पे किसी वस्तु को आप रखोगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, चित्र से समझ लेते हैं। देखिए चित्र हम बना देते हैं ऐसे। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका P और ये रहा आपका मुख्य अक्ष, ये आ गया आपका मुख्य फोकस, यहाँ पे वक्रता केंद्र। अब वस्तु को इसी के बीच रखा जा रहा है, तो जब वस्तु को C एंड F के बीच रखा जाता है तो इससे चलकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराएगा और मुख्य फोकस से होकर जाएगी। उसके बाद मुख्य फोकस से होकर एक प्रकाश किरण गुजारेंगे जो कि दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो देख रहे हैं दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पे मिल रही हैं और ये क्या है, वक्रता केंद्र से इधर की दूरी को अनंत मानते हैं, तो यहाँ पे प्रतिबिंब ऐसे बन जाएगा। देखिए वस्तु पास आने लगी तो प्रतिबिंब बड़ा बनने लगा, वस्तु दूर थी तो प्रतिबिंब छोटा बनता था। दर्शन कोण का यही कमाल होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मान लेते हैं इसका नाम AB था, इसका नाम दे दिया हम लोग A' और यहाँ पे B'। सारा कुछ निचोड़ हम चित्र से निकाल सकते हैं। कैसे, जब वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, उल्टा बनता है, दर्पण के सामने बनता है और उल्टा बन रहा है तो वास्तविक भी बनता है। तो जितना सारा चीज़ बोले हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो वस्तु का प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब होता है बड़ा बनेगा, उसके बाद अनंत, अनंत होता है, पता नहीं क्या लिख दिए, अनंत व C के बीच बनेगा, C मतलब वक्रता केंद्र। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने बनता है। उसके बाद क्या करता है, दर्पण के सामने बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो यहाँ लिख देंगे वास्तविक कामा उल्टा। लिख दिए इसको। देखिए क्या बना, प्रतिबिंब बड़ा बना, वस्तु से अनंत व वक्रता केंद्र के बीच बना, दर्पण के सामने बना, वास्तविक व उल्टा बना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं पांचवें कंडीशन पर यानी पांचवें नियम पर और देखते हैं कि पांचवें नियम में हम लोग क्या करेंगे। अब पांचवें नियम में हम वस्तु को उठाकर मुख्य फोकस पे रखेंगे। चलिए वस्तु को उठाकर मुख्य फोकस पे रखते हैं। देखिए इरेज कर देते हैं इसको और वस्तु को उठाकर कहाँ रख देते हैं हम लोग, मुख्य फोकस पर। अच्छा, मुख्य फोकस पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, थोड़ा कमेंट करके हमें बताइएगा। तो उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सबसे बढ़िया जवाब देगा। जो बढ़िया जवाब देगा उसकी वीडियो पर यानी उसके कमेंट पर हम लाइक भी करेंगे और उसके कमेंट को पिन भी कर देंगे, ठीक है, ताकि दूसरे लोग भी देखें। अब देखिए पांचवा कंडीशन क्या करता है। पांचवा कंडीशन ये है कि जब हम वस्तु को, यहाँ पे C नहीं, यहाँ पे P होगा, यहाँ पे F होगा और यहाँ पर C होगा। तो जब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, मुख्य फोकस पर। जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो चलिए चित्र में क्या चलते हैं। तो यहाँ से दर्पण से टकराया और मुख्य अक्ष के क्या हो गया, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर चला गया।
उसके बाद एक प्रकाश किरण, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे किरण जा रही है, गई, दर्पण से टकराई और वापस अपने मार्ग पर लौट आई। तो इधर जब देखते हैं तो इधर ऐसा लगेगा शुरू में कि ये मिलेगा ही नहीं, लेकिन ये जाकर अनंत पर मिलता है। तो जब किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा और दर्पण के सामने बनेगा। तो कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। दर्पण के क्या बनेगा? सामने बनेगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया है। तो बढ़ते हैं अपने आखिरी और छठवें नियम में। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब के बनने का जो छठवां नियम है उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं। देखिए, रुक जाते हैं थोड़ा सा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद क्या करेंगे, छठवां नियम देखेंगे जो कि बहुत ही शानदार है। और एकदम पेशेंस से देखिएगा, ऐसा नहीं है कि वीडियो छोड़ के चले जाएं। तो जब वीडियो छोड़ के चले जाओगे तो बोर्ड पेपर में आएगा तो सोचोगे कि ई का पूछ लिया। ठीक है, इसलिए हम तो यही कहेंगे कि आप वीडियो को पूरा देख के तब जाइए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई गई हैं। अब वस्तु को हम कहाँ रखने वाले थे? अच्छा, ये छठवां नियम है। वस्तु को हम कहाँ रखने वाले हैं? वस्तु को हम रखने वाले हैं अब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। तो जब वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो यहाँ से प्रकाश किरण चलेगी, दर्पण से टकराएगी और मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। एक प्रकाश किरण और चलेगी जो कि वक्रता केंद्र से होगी और दर्पण से टकराएगी और वापस लौट आएगी। जब वापस लौट आएगी तो देखा गया कि ये जो प्रकाश किरणें थी ये एक दूसरे के समांतर हैं। तो कहा गया कि इधर तो एक दूसरे के समांतर हैं तो ये मिलेंगी ही नहीं इधर, तो कहाँ मिलेंगी? तो कहा गया कि इसको पीछे बढ़ाइए, मतलब पीछे मिल रही थी, ऐसे पीछे बढ़ा दिया गया। तो देखा गया पीछे जाकर ये प्रकाश किरणें मिल रही थी, वास्तविक रूप से नहीं, काल्पनिक रूप से। ये कल्पना है तो वास्तविक रूप से नहीं मिली, काल्पनिक रूप से मिली। तो देख रहे हैं कि इसका प्रतिबिंब जो था वस्तु से बहुत बड़ा बन गया। वस्तु यहाँ पे था, प्रतिबिंब से बड़ा नहीं, वस्तु से बड़ा। तो यहाँ पे वस्तु था छोटा, यहाँ पे देख रहे हैं बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन गया। तो जब वस्तु को F और P के बीच रखा जाता है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वस्तु से बड़ा बनता है। यहाँ पे देख रहे हैं जैसे वस्तु है वैसे प्रतिबिंब है, मतलब सीधा प्रतिबिंब बन गया। तो यहाँ पे इसका नाम यदि हम A भी दे दें तो यहाँ पर A' B' बन गया। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकल कर आया? और दर्पण के पीछे भी बन गया। तो निष्कर्ष निकल कर ये आया कि जब किसी वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी रूप से वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, और ये आभासी है तो आपका काल्पनिक बनता है। तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, उसके बाद सीधा बनेगा, उसके बाद दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। उसके बाद वस्तु से बड़ा बन गया, आभासी बन गया, सीधा बन गया, दर्पण के पीछे बन गया। उसके बाद हमको नहीं लगता कि कुछ और लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये रहा आपका छठवां नियम, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने का। यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो 2 नियम और है उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब के बनने का, उसको भी हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। हम मानते हैं कि वीडियो बहुत लंबी है, बट क्या करें, सारे कंसेप्ट को आपको क्लियर भी तो करना है। अगर आप केवल 2 मिनट 4 मिनट या 10 मिनट की वीडियो में पूरा कंसेप्ट क्लियर करने बैठ जाओगे तो हमें नहीं लगता कि कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, जल्दी जल्दी 2 नियम और है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, आपका उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने को देख लेंगे। और अभी तक चैनल पर बने हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिए। क्योंकि देखिए
ठंडी चल रहा है और ठंडी में पढ़ने का मन बहुत कम ही लोगों को करता है, तो आप टॉपर हो अपने हिसाब से मान लो, तभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। आप वीडियो देख रहे हो यानी आप चिंतित हो बोर्ड पेपर को लेकर। तो जैसे आप चिंतित हो वैसे हम भी चिंतित हैं कि कैसे आपको अच्छे से अच्छी क्वालिटी में वीडियो दें और कम समय आपका लें और आपके टॉपिक को ज़्यादा क्लियर करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें पहला नियम जो होता है वो ये होता है कि जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यहाँ पे चित्र बना देते हैं। तो देखिए, जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। तो यहाँ पे आपका ध्रुव हो गया, यहाँ पे हो गया आपका एफ, इधर हो गया आपका सी, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें यदि अवतल दर्पण से न टकराएं, उत्तल दर्पण से टकराएं तो वो फैल जाएंगी। तो जब ये फैल जाएगा तो इस तरीके से ये फैल जाएगा, तो ये वास्तव में कहीं मिल नहीं रही हैं, लेकिन अगर इसको ऐसे मिला दिया जाए तो ये मिलती हुई जरूर प्रतीत होती हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा इस एंगल से कर देते तो मिल जाता। तो देखिए, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, इसका प्रतिबिंब बना मुख्य फोकस पर, और चूंकि दर्पण के पीछे बन रहा है तो सीधा बनता है, यानी जो प्रतिबिंब बना वो वस्तु से छोटा बना, वस्तु से कैसा बन गया, छोटा बन गया। कहाँ बना, एफ पर, मतलब मुख्य फोकस पर। और कैसा बना, सीधा बना, और दर्पण के पीछे बना। और कैसा बना, काल्पनिक बना, ठीक है। तो ये रहा इसका प्रतिबिंब का स्थिति, वस्तु से छोटा, आपका एफ पर, सीधा बना, दर्पण के पीछे बना और काल्पनिक बना। अब ये तो रहा पहला नियम, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें। उसके बाद दूसरे नियम को जल्दी से हम लोग डिस्कस करेंगे और वीडियो को समाप्त करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो चलिए इसको मिटा दें। तो समझ में आया, ये जो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना था, इसमें था क्या, वस्तु को हम लोग पहले अनंत पे रखे थे, प्रतिबिंब कहाँ बन गया था आपका, मुख्य फोकस पर, आभासी सीधा वस्तु से छोटा। जो दूसरा नियम है आपका वो भी बहुत आसान है। ये ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गए। अच्छा, आप कहोगे, एक बात बताइए आप, कि ये पेंटा गया है, मतलब कलई किया गया है, पेंट कर दिया गया है। तो जब ये पेंट कर दिया गया है तो हई कैसे लिख दिए आप, इधर तो होगा नहीं। हमने कहा देखिए, ये सब जो होता है ये पूरा काल्पनिक होता है, इसका वास्तव में कोई महत्व नहीं है, मतलब महत्व तो है मतलब वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये काल्पनिक रूप से है। इसीलिए प्रतिबिंब जो बनता था उसमें एक चीज़ जुड़कर आती है, काल्पनिक, ठीक है। तो अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, इधर तो कोई चीज़ है ही नहीं है, तो बचता है आपका ध्रुव और अनंत। तो पहले अनंत पे रखे थे, अब कहाँ रखेंगे, अब वस्तु को ध्रुव अनंत के बीच रखेंगे। मान लेते हैं इधर रख दिए, तो यहाँ से कोई प्रकाश किरण जाएगी, उसके बाद दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा, ये फैल जाएगा। तो फैल जाएगा तो हम कहेंगे कि मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ऐसे। उसके बाद एक प्रकाश किरण और जाता है, ऐसे एक प्रकाश किरण गया, दर्पण से टकराया, उसके बाद ऐसे लौट आया। जब ये लौट आया तो ये माना गया कि ये प्रकाश किरण कहीं ना कहीं वक्रता केंद्र से होकर आया है, क्योंकि वक्रता केंद्र में ही क्या होता है, प्रकाश किरण टकराती है और टकराकर वापस अपने मार्ग पर लौटती है। इसको ऐसे डॉटेड डॉटेड करके पीछे मिलाया गया और कहा गया कि वक्रता केंद्र से होकर आती है। देखा गया कि यहाँ पर एक प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो ऐसे एक रेखा खींच दिया गया और कह दिया गया कि यहीं इसका प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए, वस्तु इतना बड़ा था, प्रतिबिंब इतना छोटू सा बना है। इसका मतलब क्या है, जब किसी वस्तु को दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच रखा जाता है उत्तल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा और काल्पनिक बनता है। लिख देते हैं, वस्तु से छोटा बनेगा
उसके बाद किसके बीच बनेगा, P मतलब ध्रुव और F के बीच बनेगा। F के बीच कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, आभासी के साथ कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक तो आभासी ही होता है, आभास मतलब क्या होता है, आप कल्पना कर रहे हो। ठीक है, तो वस्तु से छोटा, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब के बनने में हमने क्या दिखा, पहले 3 नियम पढ़े। 3 नियम में पहला नियम ये था कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, इसका एक अपोजिट था। फिर तीसरा नियम था वक्रता केंद्र से। उसके बाद हमने पढ़ा 6 नियम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने का, हमने चित्रवाइज यहाँ डिस्कशन किया। उसके बाद हमने पढ़ा उत्तल द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आज का टॉपिक हमने जो चुना था उसको कंप्लीट कर लिया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट आप देख लीजिएगा, आपके ही फ़ायदे के लिए बनाया गया है। और चैनल पर अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। आगे के टॉपिक हम अब अगले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।